प्रोजेक्ट क्या है, क्रिप्टो क्या है, उसकी जानकारी देनी है, उसको समझाना ज़रूरी है। फिर सेकंड फेज़ पे हम ये बात करेंगे कि अभी जो वर्तमान में परेशानियाँ आ रही हैं, उससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। थोड़ा-सा सेशन लंबा हो सकता है और अभी 8 बजे वाला सेशन आज नहीं हो पाया किसी कारण से, तो इसीलिए शायद आज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है और अच्छी बात है क्योंकि ज़ूम मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, लोगों को जानकारी मिलते रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा होगा, तो प्रेज़ेंटेशन के दौरान सवाल ना कीजिएगा, प्रेज़ेंटेशन होने के बाद कीजिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और जो सुन रहा है वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है और जो बोल रहा है वो भी जब मैसेज बार-बार पॉपअप होके आता है ना, तो ध्यान इधर-उधर जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि पूरा प्लान प्रेज़ेंटेशन के बाद आप अपने सवाल करना शुरू करिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपना सवाल भूल जाऊँगा उससे पहले तो आप अभी से अपने पास कहीं पे नोट करके रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है? तो मैं इस सेशन को रिकॉर्डिंग मोड में डालता हूँ, 9:11 हो गए हैं, हम सेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं जितने भी V1 एनअप्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करिए ताकि मैं आप लोगों को को-होस्ट बना के रखूँ और इसलिए मैं को-होस्ट बनाना चाहता हूँ आप लोगों को ताकि आपके टीम में आपके मतलब कि कोई किसी के बिहाफ़ से कुछ सवाल आए तो आप कर सकें, ठीक है? तो ठीक है, जितने भी V1 एनअप्स हैं, मैं सभी को को-होस्ट बना रहा हूँ। ओके, सभी का स्वागत है सर, आप सभी का। ओके, तो मेरे ख्याल से हाँ जी, चलिए। तो अब मैं एक बात बस एक जानना चाहूँगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे सुनने वाले हैं या पहली बार आए हैं प्लान प्रेज़ेंटेशन देखने के लिए? तो या तो आप रिएक्शन देके बताइए या फिर कमेंट में लिख के या कुछ भी आप एक एक्टिविटी करके बताएँगे कि कितने लोग नए हैं? ओके, मतलब कुछ लोग तो हैं यहाँ पे नए, ठीक है? ओके, तो सभी का आप लोगों का स्वागत है हमारे सेशन में। तो मेरा जो ज़ूम का प्रेज़ेंटेशन है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ। Recording in progress. ओके, तो ये ज़ूम सेशन अब रिकॉर्ड हो रहा है और ओके, तो दोस्तों देखिए आज हमारा ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये एकदम ज़ीरो नॉलेज से लेके हम आखिरी तक चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और मेरा ये जो सेशन है, ये आपको ये सिखा देगा कि असली प्रोजेक्ट की पहचान कैसे की जाती है और कैसे प्रोजेक्ट में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखिएगा मेरा जो प्रेज़ेंटेशन है वो और साथ ही साथ में आप अगर चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं। सर यूट्यूब लाइव हो सकता है क्या? मुझे आइडिया नहीं है कि ये 300 सीट वाले में यूट्यूब लाइव कैसे करते हैं? अगर किसी को पता हो तो एक बार मुझे गाइड कर दीजिए, हैंड रेज़ करके या कमेंट में लिखिए कैसे यूट्यूब लाइव करते हैं, मैं अभी इसको यूट्यूब लाइव भी कर देता हूँ। कहाँ पर से होता है मुझे पता नहीं है सर। क्या है बहुत सारी चीज़ें अभी मैं भी लर्न कर रहा हूँ ना, सीख रहा हूँ। तो किसी को आइडिया है क्या यूट्यूब लाइव कैसे किया जाता है? ओके, मोर में जाकर होस्ट देखे ऑप्शन आ जाएगा। मोर में जाके यहाँ पर मैं आ गया इसमें होस्ट टूल्स।
और में जाने से ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है सर इसमें। YouTube लाइव सेशन क्या पता शायद 300 कैपेसिटी में नहीं रहता है, जहां तक मैं चेक कर लूंगा आफ्टर मीटिंग, ये नई चीज मैं सीख लूंगा और मैं कर दूंगा। तो हालांकि आप जो 300 पीपल्स हैं अभी, तो चिंता वाली बात नहीं है। मैं इस सेशन को रिकॉर्ड करके मैं YouTube में इसको डाल दूंगा और लिंक के जरिए आप इसको ओपन करके देख सकते हैं या किसी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं आप लोगों से। ओके, तो मेरा ये पीपीटी आप लोगों को नजर आ रहा होगा सभी को? यस सर दिख रहा है सर। ओके, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट की बातें करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि बुरे वक्त पे, खराब टाइम पे, या हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ पूंजी बना के जा सके। तो इन्वेस्टमेंट का मकसद तो वही रहता है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो इन्वेस्टमेंट करते थे। पहले जमाने में तो बर्तन भी ऐसे लेते थे जिसका रीसेल वैल्यू रहता था, है ना। और अभी फिर पहले सोना भी खरीद लिया जाता था, जमीन खरीदा जाता था, ऐसे करके इन्वेस्टमेंट होता था। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है, आज का जो हमारा लेटेस्ट लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। आज की डेट में हम ना ईएमआई की जिंदगी जीते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला काम हम नहीं करते ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल्स। तो ईएमआई पटाते पटाते ही हमारा हर महीने का जो इनकम है ना वो खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने कमाई का 20% हिस्सा हर महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो ये आपको आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट हमको कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अमीर वह नहीं होता जो बहुत कमाता है, बल्कि वह होता है जो अपने पैसे को बढ़ाना और बचाना जानता है। ठीक है, ये पंच लाइन है और बहुत बड़ा सार इस लाइन पे छुपा हुआ है। दोस्तों अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है और आपको 1 लाख रुपए महीना कम पड़ेगा अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया है तो, और जिस दिन आपकी इनकम 1.5 या 2 लाख रुपए भी हो जाएगी ना, तो उसमें भी आप नहीं मैनेज कर पाओगे क्योंकि आपके खर्चे फिर वैसे ही पड़ जाएंगे। लेकिन मनी मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है, जैसे एक नियम होता है मनी मैनेजमेंट का जिसको 50-30-20 कहा जाता है, यानी कि आप अपनी कमाई का 50% हिस्सा आपको एसेंशियल्स में खर्च करने चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों का फीस, दवाई, मेडिकल का खर्चा, या फिर रेंट पटा रहे हो या ईएमआई पटा रहे हो, जरूरी चीजों का उन पे होना चाहिए 50%। और 30% खर्चा नॉन एसेंशियल चीजों में होना चाहिए, जैसे कि आज आप कोई तीज त्योहार मना रहे हैं या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब कि ईयर में आप कहीं घूमने गए उसके लिए, या मूवी जा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, या कोई नॉन एसेंशियल चीज खरीद रहे हैं। तो ऐसी चीजों में आपके कमाई का 30% हिस्सा खर्चा होना चाहिए। और जो 20% हिस्सा है उसको आपको डालना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो वो जो 20% हिस्सा अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करने का एक हैबिट बना लोगे और ये बजट बना के चलोगे, तो आप अपनी लाइफ में कम पैसे में भी, कम कमाई में भी बहुत बड़ा संपत्ति पूंजी बना सकते हो। दोस्तों इन चीजों की पढ़ाई किसी स्कूल, किसी कॉलेज में नहीं होती है। इन चीजों को बाहर के जो इकोनॉमिस्ट है वैसे लोग जो है वो किताबों में लिखते हैं और बताते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ ये जांचा परखा रूल है। आप चाहो तो इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। 50-20-30, 50-30-20 बोलो या 50-20-30, ये जो है ये नियम है जिसको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो अब इस नियम के तहत जो 20% हिस्सा है हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो 20% हिस्सा है आपके कमाई का, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज की डेट में हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में क्या क्या है? पहला है रियल एस्टेट, आप जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, आप गोल्ड खरीद सकते हैं
और या फिर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है और एक चौथा ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, राइट? तो ये जो 3 ऑप्शन है ऊपर के, इसको आप ज्यादातर लोग भली-भांति जानते हैं। रियल एस्टेट है, गोल्ड है और स्टॉक मार्केट है। इन तीनों इंडस्ट्री में 2 पॉइंट 2 अच्छी बात है, एक अच्छी बात है और 2 बुरी बात है इस इन तीनों के इंडस्ट्री में। एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये तीनों इंडस्ट्री स्टेबल इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है लॉन्ग टर्म में डूबेगा नहीं, बढ़ेगा। ठीक है? दूसरा इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि ये जो तीनों इंडस्ट्री है कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी बहुत कम मतलब रिटर्न हमको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पूंजी बनाने के लिए, जो तीसरी बुराई है इस इंडस्ट्री की, यहाँ पर पूंजी बनाने के लिए हमको अपने जीवन का 20, 25, 30 साल लग जाता है। यानी कि हम जिंदगी भर कमा कमा के हर महीने एसआईपी करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे और बुढ़ापे में हमको कुछ संपत्ति बना बुनाया मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, राइट? लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा इंडस्ट्री है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। यहाँ पर आपका छोटा मोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आपको 4-5 साल में करोड़पति बना सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, इसका जो नेचर है, एक इसमें जो बुराई है और बाकी सब अच्छाई है इसमें। बुराई ये है और इसकी बुराई की वजह से ही ये इतना ज्यादा भागता है ये इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की बुराई ये है कि ये बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल है, यानी कि इसका प्राइस कुछ भी हो जाता है। 90%, 99% गिर भी जाता है और 10-10 हजार % बढ़ भी जाता है बहुत कम टाइम पे। ठीक है, ये इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है। तो यही इसका यूएसपी भी है। तो अब मान लीजिए आप महीने का अपनी कमाई का 20% हिस्सा को आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। मतलब कुछ हिस्सा आप जमीन खरीदने के लिए लगाइए, कुछ में आप थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदिए, कुछ म्यूचुअल फंड करिए। इसको कहते हैं डाइवर्सिफाई करना। तो अलग-अलग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपके ऊपर में आपका जो लॉन्ग टर्म में जो होना है आपकी लाइफ में, उसमें सिक्योरिटी सेफ्टी ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, कि कब कौन सी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ जाए हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए क्या है, डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए और एक छोटा सा हिस्सा आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्रिप्टो को कैसे पहचानें, ये बहुत जरूरी है ये बात को जानना। क्योंकि आज की डेट में दोस्तों हो क्या रहा है, दुनिया में जो सा प्रोडक्ट बढ़िया चल जाता है ना, उसका फेक प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। असली सोना है तो नकली सोना है, असली नोट है तो नकली नोट है। उसी प्रकार असली क्रिप्टो करेंसी है तो नकली क्रिप्टो करेंसी भी मिलता है बाजार में। तो हर पौधा धान का पौधा नहीं होता, बहुत सारे घास के पौधे भी होते हैं। जिनको पहचानना आता है वो धान को पहचान सकता है और जिसको पहचानना नहीं आता वो घास को भी धान मान सकता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि असली क्रिप्टो करेंसी की पहचान क्या होती है, इन्वेस्टमेंट करने में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सभी बातों को आपको मैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो इसका। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आज की डेट में, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई आपके घर तक पहुंच गया सोना बेचने के लिए। तो सोना बेचने के लिए मान लीजिए अभी सोने का भाव चल रहा है सपोज 1.5 लाख रुपए तोला, 1.5 लाख रुपए रेट चल रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको 1.25 लाख में दे दूंगा 25,000 डिस्काउंट में, या फिर 1.5 लाख का सोना मैं सिर्फ 25,000 में दे दूंगा। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो क्या आप उसका सोना तुरंत खरीद लेंगे, या फिर आप पहले उस सोने को जांच करेंगे या चेक करवाएंगे कि असली है भी कि नहीं? कहीं 1.5 लाख का माल 25,000 में बोल के मुझे ठग तो नहीं रहा है, भले मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आप उसको वेरीफाई करवाओगे या खुद करोगे, राइट? तो उसी प्रकार जब आप कहीं पर जमीन खरीदोगे, मान लो पता चला कि उस इलाके में जमीन है, उसका प्राइस है 5,000 रुपए स्क्वायर फीट, लेकिन आपको वो मिल रहा है सिर्फ 500 रुपए स्क्वायर फीट में।
तो आप वहां पर वेरीफाई करोगे कि भाई कोई घपला तो नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, इतना सस्ता क्यों देगा, 5,000 का चीज 500 में क्यों देगा। आप जरूर सोचोगे इस बात को और वेरीफाई कराओगे, उसका सर्च रिपोर्ट बनवाओगे, उसका चौहद्दी चेक कराओगे, आसपास का क्या है, कैसा है, सरकारी जमीन तो नहीं, बहुत सारी चीजें चेक करोगे, राइट। उसी प्रकार आप इसी ऐसा ही वेरिफिकेशन आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो जरूर करोगे, राइट। तो उसी प्रकार जब कभी भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्रिप्टो का प्रोजेक्ट को चेक करना बहुत जरूरी है कि वो असली प्रोजेक्ट है कि नकली प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर ना माइंडसेट लोगों का अलग रहता है। किस प्रकार का माइंडसेट रहता है, ज्यादातर लोग ना सट्टेबाजी वाला माइंडसेट रखते हैं अपने पास। तो सट्टेबाजी का माइंडसेट मतलब क्या होता है कि लोगों को क्या लगता है कि उनको जल्दी मुनाफा चाहिए, यानी कि जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी 3-4 साल में आपको करोड़पति बना सकता है, इतना रिटर्न देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आपको 2 महीने में ही करोड़पति बना देगा। लेकिन यहाँ पर सोच वैसी होती है लोगों की, मतलब सट्टेबाजी वाली मानसिकता वाली मैं सोच बता रहा हूँ। तो एक सट्टेबाज माइंडसेट क्या सोचता है, वो ये सोचता है मैं जल्दी से पैसा बना लूं, ठीक है। वो ये सोचता है कि मतलब कि मेरे हाथ से प्रोजेक्ट छूट ना जाए, या मेरे नीचे ये नया नया प्रोजेक्ट आया है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, मैं पहले आया हूं तो मेरे को उसका फायदा मिल जाएगा, जिसको फोमो कहते हैं, फोमो एंट्री, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे हाथ से प्रोजेक्ट निकल ना जाए, मैं लेट से ज्वाइन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाली सोच होती है, ठीक है। फिर एक अफवाह वाली सोच होती है क्या, कि अब ये ट्रेंडिंग आया है, अब ये प्रोजेक्ट चलेगा, अब ये चलेगा, ये काम करेगा। उसके बाद एक सोच रहती है गैस तुक्का, कि देखना मैं तुक्का लगा रहा हूँ, अभी मैं पिछले बार फलाने दिन का प्रोजेक्ट में तुक्का लगाया था, देख अब कितना चला, कितना रिटर्न दिया है, अब ये भी चलेगा, देखना ये भी दौड़ेगा। एक और होता है कि कोई बहुत बड़ा लीडर किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया, तो अरे वो ज्वाइन किया है तो पक्का कुछ देख के ज्वाइन किया होगा, तो उस चक्कर में लोग सोचने लगते हैं जाने के लिए। पहले पास्ट में भी हुआ है कि नहीं, पहले पास्ट में भी इस टाइप की चीजें हुई हैं। किसी का नाम लेना बेकार है, आप लोग जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं, और अभी फिर से ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो भी है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मेरा पैसा है, मैं वेरीफाई करूंगा मुझे इस प्रोजेक्ट में एंट्री करना है कि नहीं, चीज असली है कि नहीं है, किसी के कहने से क्या होता है, ये वाली सोच आप हमेशा रखिए। आप 5,000 लगाइए किसी प्रोजेक्ट में, चाहे 5 लाख लगाइए, सोच जरूर ऐसा रखिए कि पहले मैं खुद वेरीफाई करूंगा, कितना बड़ा भी तोपचंद क्यों ना हो। कल को मैं खुद भी बताऊंगा आपको कोई किसी और के बारे में, तो आप मेरा फेस वैल्यू देख के या किसी भी बड़े लीडर का फेस वैल्यू देख के क्यों आप सोचे, आप ये आपको मैं कैसे चीजों को परखते हैं वो चीज मैं वो हुनर सिखा देता हूँ आपको, आप खुद डिसीजन लेना कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो आधार जो है वो आपका ये नहीं होना चाहिए कि अफवाह है या फियर ऑफ मिसिंग आउट है या सिर्फ तुक्का है, या मैं किसी के इमोशन में मतलब कि पैसा लगा दिया कि अरे मेरा दोस्त आया था भाई घर, उसको मना नहीं कर पाया यार, अरे दोस्ती खराब हो जाती ना यार, उसके मेरे बोलने में वो अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो वो कुछ प्रोजेक्ट लाया है तो मैं उसमें कैसे नहीं लगाता। सर आप समझते नहीं हो, करना पड़ता है, रिश्तेदारी है। तो ये कुछ कुछ इस टाइप के आधार भी होते हैं। तो इस टाइप की चीजें नहीं करना है कभी भी जीवन में, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्या है, स्किल जीरो रहता है सट्टेबाजी वाले माइंडसेट में। इसके बाद में अगर आप देखोगे लॉस की संभावना बहुत ज्यादा रहती है ना, और हाइप देखकर लोग जो है वो घुस जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में हमको करना क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहली बात तो ये कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि किसी किसी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 3-4 साल 5 साल आपको होल्ड करना है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, कई महीने से कई साल लग सकता है आपको वहां पर अच्छा रिटर्न बनाने में।
फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, प्रोजेक्ट को समझा जाता है कि इस प्रोजेक्ट का क्या उपयोगिता हो सकता है फ्यूचर में। यानी कि अगर दुनिया में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा दोस्तों, प्रोडक्ट वही चलेगा जो जिसका कोई उपयोगिता होगा। जिस प्रोडक्ट का कोई यूज ही नहीं है, वो किसी दुनिया का कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट कहाँ से चलेगा? तो क्रिप्टो में भी वही होता है। क्रिप्टो एक प्रकार से एक टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई सर्विस बनाया गया है, कोई डिजाइन, कुछ चीज का इन्वेंशन हुआ है, तो वो उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, वो दुनिया का कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट? तो वो क्वालिटी अगर उसमें है, तभी वो प्रोडक्ट चलेगा। फिर हमको अंदाज लगाना है कि उसका एडॉप्शन क्या हो सकता है, कि दुनिया वाले लोग उसको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। ठीक है, रिसर्च और पेशेंस एक आधार होना चाहिए आपका, एक रिसर्च होना चाहिए कि वेरिफिकेशन, एक बेस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पीछे। ठीक है, और अगर ऐसा रहा तो आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे और ऐसे माइंडसेट के साथ ही रहोगे, तभी आपको बिटकॉइन, इथेरियम जैसा कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी मिलेगा आपको आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ओरिजिन समझाऊंगा। ओरिजिन मतलब कि उद्गम कहाँ से हुआ है ये क्रिप्टो करेंसी का, इसका पास्ट, इसका क्या हुआ है, और फिर हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम पहले रियल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। ये आया क्यों और इसके क्या मेन फीचर्स हैं। तो दोस्तों 2008 में बिटकॉइन नाम का दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी आया। उसका जो व्हाइट पेपर था, व्हाइट पेपर का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है। जैसे नक्शा, घर का नक्शा होता है ना, घर बनने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है कि मेरे घर में ये दरवाजा रहेगा, इधर से एंट्री, इधर से बालकनी, इधर बाथरूम, इधर पूजा रूम। तो उसी प्रकार से व्हाइट पेपर एक प्रकार से किसी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा रहेगा करके। तो 9 पेज का इसका व्हाइट पेपर था बिटकॉइन का, जो कि दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी था। 2008 के अंत में और 2009 की शुरुआत में ये लॉन्च हुआ था। तो इसके मेन क्या फीचर्स है इस प्रोग्राम के, क्योंकि एक प्रकार से प्रोग्रामिंग ही है कंप्यूटर का। तो ये प्रोग्रामिंग इसका था, तो इसका जो मेन फीचर था कि ये P2P नेटवर्क के द्वारा हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना। मतलब कि तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिटकॉइन भेजेगा या बिटकॉइन लेगा, तो दुनिया के किसी भी कोने में लेन देन किया जा सकता है और इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यानी कि कोई बीच में बैंक नहीं होगा, कोई बीच में स्टॉक मार्केट का ब्रोकर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ना ही हमको किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमको किसी को मतलब कि जी हुजूरी करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक। दूसरा इसका मेन फीचर था ट्रस्ट की जगह प्रूफ, यानी प्रूफ ऑफ वर्क को काम में लिया गया। मतलब कि क्या है, क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ यहाँ पे लगता है। मतलब जैसे अभी तक क्या होता था कि जैसे बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, या सपोज आप बोल दिए कि जा बेटा बिजली बिल पटा दे, आप किसी को दे दिए पैसा, वो बिजली बिल पटाएगा कि नहीं पटाएगा, आपको सिर्फ एक ट्रस्ट है ये पटा देगा। उसी प्रकार बैंक के बहुत सारे काम जो है, मैनेजर जो है, कैशियर को आप पैसा दिए या जो भी किए, तो वहां पर ट्रस्ट के ऊपर सब काम चलता है ना, कि ट्रस्ट है भाई वो हो जाएगा करके। यहाँ पर प्रूफ में काम चलेगा, यानी कि हर चीजों का सिस्टमेटिकली जो क्रिप्टोग्राफिक वहां पर सिस्टम बनेगा और उससे वो काम चलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो सिस्टम है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, मजबूत बन जाएगा। तीसरा इसका फीचर था कि डबल स्पेंडिंग की समस्या का हल, यानी कि इसमें एक और मेन फीचर ऐड किया गया कि एक ही डिजिटल सिक्के को कोई 2 बार ना यूज कर ले। तो उसके लिए यहाँ पर टाइम स्टैम्प का भी यूज किया गया, कि ब्लॉकचेन का यूज किया गया कि वेरिफिकेशन के लिए, और उस वेरिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम लगाया गया, माइनर्स यहाँ पर लगाए गए,
कि एक आदमी वेरीफाई थोड़ी ना करेगा, सैकड़ों हजारों लाखों लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, पूरा गांव बैठ के वेरीफाई करेगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ऐसा वाला सिस्टम लगाया गया। प्लस यहाँ पे पूरी तरीके से गोपनीयता का सिस्टम भी था कि यहाँ पर ना केवाईसी होगा, ना किसी का नाम दिखेगा, ना कुछ नहीं, खाली एक कोड रहेगा हेक्साडेसिमल का, वही एड्रेस रहेगा और वही उसी चीज वही दिखेगा। मतलब ट्रांसपेरेंट भी है और प्राइवेसी भी फुल मेंटेन है। इस टाइप का इन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया। और इस सिस्टम को डिजाइन करने के पीछे मकसद क्या था और इसको क्या चीज को देख के बनाया गया, तो इसका जवाब ये है दोस्तों, इसको गोल्ड के मानक में बनाया गया। गोल्ड जैसे है, जैसे गोल्ड का सोने का जो क्या बोलते हैं, सोने का क्या बोलना चाहिए, माइनिंग है, मतलब क्वांटिटी है, पूरी दुनिया में जो सोने की क्वांटिटी है वो एक फिक्स होगी, है ना, और उसकी माइनिंग होते रहती है, सोना निकलते रहता है। तो उसी को क्या किए यहाँ पर, बिटकॉइन को कोई फैक्ट्री में बैठ के तो नहीं बना रहा है, ये सिस्टम जनरेट करता है। तो सिस्टम कैसे जनरेट करता है, होता क्या है, जैसे 16 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड होता है जिससे नए नए एड्रेस बनते रहते हैं, और उस एड्रेस के आगे पीछे हैश वो लगता है, क्या बोलते हैं, मतलब ब्लॉक्स के नंबर्स लगते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, आपको मैं एकदम आम भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब ये प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। तो पहले प्रूफ ऑफ वर्क के हिसाब से माइनिंग होती थी, आजकल प्रूफ ऑफ स्टैक से माइनिंग होती है। तो जो नए नए ब्लॉक्स बनते हैं उसको, उसी को आज यहाँ पर भाषा में क्रिप्टो करेंसी, कॉइन या टोकन कहा जाता है। सीधा सीधा ये समझ लो। और ये पूरा प्रोसेस जो है, इसको इसी तकनीक को नाम दिया गया है, इसी इंडस्ट्री को नाम दिया गया है। ये बनता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये बनता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है क्रिप्टो यानी छुपा हुआ, करेंसी यानी कि धन, तो छुपा हुआ धन, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब गोल्ड के मानक में तो इसको बनाया गया है उसी के हिसाब से कि हम अच्छा, लेकिन इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि 2009 से पहले तक में हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन मौजूद थे, 3 या फिर पैसा पार्क करने के लिए 3-4 ऑप्शन मौजूद थे, समझ लो। एक है बैंक, एक है स्टॉक मार्केट, एक है गोल्ड खरीदोगे वो, और एक आपका जमीन खरीदोगे वो। और ये तीनों चारों जो आइटम है, जो एसेट थे, ये सभी के सभी सेंट्रलाइज सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में इसको ऑपरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए टीम गठित हुई रहती है और वहां से चीजें जो है वो ऑपरेट होती है। तो होता क्या है, एक 2008 में जो घटना हुई थी जिससे मार्केट क्रैश हो गया था, तो बिटकॉइन के क्रिएटर का ये कहना था कि भाई मान लो कोई व्यक्ति 25-30 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन चीजों में, और उसके जब वो अचानक, जब उसको जब जरूरत पड़ी और उसी एंड टाइम पे मार्केट क्रैश हो गया, गवर्नमेंट के गलत डिसीजन से या किसी इंस्टीट्यूट के गलत डिसीजन से, तो मार्केट अगर पूरा क्रैश हो गया तो उसकी पूरे जिंदगी भर की जमा पूंजी तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। जब उसको उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो वो सब खत्म हो गया वहां पे, वो सब कुछ। जबकि उस आदमी की उसमें क्या गलती है, वो तो भरोसा करके, सरकार पे भरोसा करके बैंक में पैसा जमा किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, जमीन खरीदा था। जमीन खरीदा है तो जमीन की वैल्यू कैसे जीरो हो सकती है भाई। मान लो जहां पर आप जमीन खरीदे हो वहां पर युद्ध छिड़ गया, तो उस जमीन को फिर कौन खरीदेगा वहां पर, और युद्ध कितने साल भी चल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इस टाइप के सीन क्रिएट होते थे। तो इसका ये कहना था कि मैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एक ऐसा सिस्टम इन्वेस्टमेंट के लिए एज एन ऑप्शन दे रहा हूं जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होगा, दुनिया में किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होगा, दुनिया का कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा, और हमको ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू अच्छे से बढ़े,
और बढ़िया से रहे ये सिस्टम, इसके लिए इसने गोल्ड को, जैसे सैकड़ों साल पहले गोल्ड को मान्यता दिया गया कि ये गोल्ड को हम पैसा मानेंगे, करेंसी मानेंगे, उसी प्रकार बिटकॉइन जो है उसको भी डिजिटल गोल्ड माना जा सकता है। इस तरीके से उसने इसको डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद में इसको डिप्लॉय किया। और दोस्तों, शुरुआत, ये आइडिया पूरी दुनिया में लोगों को इतना पसंद आया कि आज बिटकॉइन दुनिया का 6वें नंबर का सबसे कीमती संपत्ति बन चुका है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, राइट। इसको इतना ज्यादा पसंद किया गया। और इसकी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितना मजबूत है, जो रियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कितना मजबूत है आप इस बात से अंदाज लगा लो। आज तक बिटकॉइन को ना ही किसी ने हैक कर पाया है, ना ही बिटकॉइन को किसी गवर्नमेंट ने रोक पाया है, बंद भी नहीं कर पाया है। ठीक है, बिटकॉइन इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि आज जो इजराइल है उसका, इजराइल, यूएस और एक और क्या कंट्री है, इराक, इनका लड़ाई चल रहा है ईरान का। तो ईरान जो है वो बिटकॉइन के फॉर्म में पेमेंट ले रहा है, क्योंकि यूएस ने उसके सारे खाते बंद करके रखे हैं लेन देन के, वो बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट ले रहा है और उसको यूएस रोक नहीं पा रहा है। तो ये इतना मजबूत टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन से प्रेरणा लेके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी यूज करना शुरू किया, जो प्रोग्रामर्स थे, ब्लॉकचेन डेवलपर्स थे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पर जिन सेक्टर्स को डिसेंट्रलाइज्ड करके बेहतर बनाया जा सकता था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे और दूसरे प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए। ठीक है, तो अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी ये समझिए कि आज की डेट में मौजूदा सीन क्या है। 2026 क्रिप्टो जो है आज की डेट में वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि आज अब क्रिप्टो जो है वो सिर्फ एक व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट का एसेट नहीं रह गया है। आज दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले इंस्टीट्यूट हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कौन, जैसे कि उदाहरण आप ले लीजिए यहाँ पे ब्लैक रॉक का। तो ब्लैक रॉक जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा फर्म है, उसके पास 14 ट्रिलियन डॉलर का संपत्ति मौजूद है। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे तो भारत का जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन का है और उनके पास में 14 ट्रिलियन डॉलर पैसा है। भारत से 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो ये कौन है, ये है जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं लोग, तो 500-500 रुपए हम जमा कर रहे हैं, कोई 1000, कोई 5000। तो वो जो सारा पैसा है पब्लिक का पैसा, वो जिस फर्म में हम जमा कर रहे हैं उसको कहते हैं इंस्टीट्यूट, और वो पब्लिक का पूरा पैसा लेके बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से रिटर्न कमाते हैं, और उस रिटर्न को कमाने के बाद में पब्लिक को उनका प्रॉफिट उन लोग देते हैं। तो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट फर्म है उसी में से एक है ब्लैक रॉक। ये यूएस का फर्म है और ये इसने क्रिप्टो का ईटीएफ जारी किया है और ये इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब सोचिए ये टेक्नोलॉजी किस लेवल का है। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि क्रिप्टो सिर्फ एक स्कैम है, फेक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है। अगर आप सीरियसली सही क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, मेन होता है सही टाइम में सही जगह इन्वेस्टमेंट करना। जैसे आज से 40 साल पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। उस जमाने में 4000, 2000, 3000 रुपए एकड़ में जमीन मिल जाता था हमारे बाप दादा को। लेकिन आज की डेट में हमको तो नहीं मिलेगा ना। तो कम में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास कोई है तो आज हमारे पास यही है, क्रिप्टो करेंसी, जहां पर आपका थोड़ा सा पैसा आपको बहुत बड़ा रिटर्न कमा के दे सकता है। इसलिए इस इंडस्ट्री को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है सभी को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये क्या है, मेन स्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा बन चुका है। इससे रिलेटेड ईटीएफ आ चुके हैं। ठीक है, पेंशन वगैरह, जो पेंशन के लिए जो फंड होते हैं उसमें क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
और जो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो भी अपने पास में क्रिप्टो का ट्रेजरी रिजर्व बनाना शुरू कर चुके हैं। भाई अभी 2022 में जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस का प्रेसिडेंट, उसने तो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में भी ये इस चीज को लिख दिया था कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं क्रिप्टो में रेगुलेशन लेके आऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो सिर्फ स्कैम है, ये एक टेक्नोलॉजी है और इसका बहुत तगड़ा फ्यूचर है इसका। ठीक है, तो अब इसका फ्यूचर क्या हो सकता है उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा, आने वाला जो भविष्य है उसमें टोकनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, यानी कि सभी चीजों का टोकनाइजेशन होने वाला है फ्यूचर में। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंटरनेट जो है वो जब स्टार्टिंग में आया था तो हम सिर्फ चीजों को पढ़ सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में इंटरनेट जो है वो हर चीज में समा गया है। हमारा मोबाइल में वाईफाई चलता है, हमारा कार भी वाईफाई से चलता है, हमारे घर का एसी फ्रिज भी वाईफाई कनेक्टेड है, बच्चों के खिलौने वाईफाई कनेक्टेड रहते हैं। अभी हम जो जूम मीटिंग कर रहे हैं वो भी वाईफाई और इंटरनेट के माध्यम से ही चल रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट जैसे हर चीज में है, एवरीथिंग में इंटरनेट है, उसी प्रकार उसी प्रकार जो है वो टोकनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो और ग्लोबल पेमेंट जो है वो स्टेबल कॉइन के जरिए होना शुरू भी हो चुका है और ये कॉमन हो जाएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो जो पूरी दुनिया में जो हम पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं अभी, सेंट्रलाइज सिस्टम का, उसके जगह में स्टेबल कॉइन से पेमेंट जो है, लेन देन, वो शुरू हो गया है और धीरे से ये यही कॉमन हो जाएगा। और जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन है ना दोस्तों, ये इंटरनेट के बाद में अपने आप में सबसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का एक यूज केस था, तो उसी प्रकार कुछ और फेमस क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अलग अलग यूज केस था और उन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न कमा के दिया। तो इसको हम समझते हैं। तो अब इस बात को समझने के लिए मैं एक बात और यहाँ पे बस समझाना चाहूंगा, एग्जाम्पल देके समझाने में चीजें ज्यादा इजिली समझ में आती है। दोस्तों, जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी था, वो टेक्नोलॉजी आया तो उसके आने के बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, जैसे यूट्यूब बना, तो यूट्यूब का अपना एक अलग काम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके बाद आप व्हाट्सएप, ये सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेट से ही चलते, लेकिन सभी का यूज केस अलग अलग है, राइट। लेकिन इन सब में एक बात क्या कॉमन है, इसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, ये अपने क्रिएटर को अरबपति बना के गए हैं। टेलीग्राम का भी अपना यूज केस है। ठीक है, और दूसरा, अगर मान लीजिए मैं कोई मोबाइल में एप्लीकेशन डिजाइन करा लूंगा पर्सनल अपने शॉप के लिए या अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए, तो उसका यूज केस तो लिमिटेड रहेगा, तो वो क्या मुझे वो अरबपति नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मेरे को अगर कुछ इन्वेंशन करना है तो ऐसा आइडिया लेके एप्लीकेशन डिजाइन करना पड़ेगा जिसको पूरी दुनिया यूज करे, पूरी दुनिया का कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा होगा, तभी पूरी दुनिया यूज करेगी। तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार अब उसी बेसिस पे आप क्रिप्टो की दुनिया को समझिए। बिटकॉइन ने का क्या उपयोग था मेन, वो एक डिजिटल गोल्ड था, वैल्यू स्टोर और पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम था, 2009 में आया। ठीक है, और बिटकॉइन में जिसने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा दोस्तों, उसके उस स्टार्टिंग में, उसको आज कम से कम 400 करोड़ का उसका कमाई हो चुका है बिटकॉइन में, सिर्फ 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट से। ये इंडस्ट्री इतना खतरनाक रिटर्न देता है। ठीक है, तो बिटकॉइन चलिए हमको हाथ नहीं लगा, और लग भी जाता, अगर हमने इसमें 100 रुपए डाल भी देता, तो कोई भी यहाँ पर व्यक्ति, जितने लोग हैं, मतलब मैं खुद भी, आई डोंट थिंक सो कि मैं 300-400 करोड़ होते तक अपने 100 रुपए को होल्ड कर पाता। हम लोग 100 रुपए का जिस दिन 10,000 रुपए बनता है या 2,000 रुपए बनता, हम बेच के खुश हो जाते कि मैंने 100 रुपए का 5,000 बनाया, 10,000 बनाया करके। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि 100 रुपए आज 400 करोड़ बन सकता है करके, वो भी इतने कम टाइम में, राइट। ये वाला इशू था। अब यहाँ पर बिटकॉइन तो हमारे हाथ से निकल गया।
ओके, तो उसके बाद 2012 में आया XRP। इसका क्या यूज था? ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। दुनिया के 200 से ज्यादा बैंक इसको यूज करते हैं। तो दुनिया का इसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इससे स्पीड बढ़ गई ट्रांजेक्शन का चार्जेस कम लगने लगा, इसलिए ये हिट हो गया, चल गया ये। उसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम का क्या यूज था? इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। जैसे हम मोबाइल में एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, तो उसी प्रकार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कमांड कमांड देना इसने बनाया, कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम कमांड बना सकते हैं। ठीक है। और इसने टैब बनाने का सिस्टम बनाया। इसने DeFi का सिस्टम लाया, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। कि उसने बोला जब गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड में बिटकॉइन बन सकता है, तो इसमें पूरा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम भी डिजाइन किया जा सकता है। तो ये फीचर इथेरियम ने लाके दे दिया। और उसके बाद इथेरियम में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए या समझ में नहीं आया वो प्रोजेक्ट, तो उसके बाद बाइनेंस आ गया। बाइनेंस 2017 में आया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज। उसके बाद सोलाना आया, जो कि फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, स्पीड देता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे दोस्तों कि आपका 10-20 हजार का इन्वेस्टमेंट आपको मतलब 10-20 करोड़ का आदमी बना देता। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर हम इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दें? सवाल ये आता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दोगे, कर सकते हो, लेकिन आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो ये पहले दिए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? अगर आप मतलब ये समझ लीजिए, ये प्रोजेक्ट सब पौधा नहीं रहा, ये पेड़ बन चुके हैं। तो क्या हमारे पास अभी कोई ऐसा पौधा है जो आगे चल के पेड़ बन सकता है? तो है हमारे पास ऐसा एक पौधा, जिसको हम ओरिजिन LGNS के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों बाइनेंस से 3 to 4 टाइम्स बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बना रहा है दुनिया का पहला ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो कि ग्लोबल होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, AI टेक्नोलॉजी और Web3 बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि ये मानव रहित ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम होगा। और आज की डेट में हमारे पास पूरे वर्ल्ड में एक भी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या इस यूज केस को, मतलब ये एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की हमको जरूरत है कि नहीं है? क्या इसका फ्यूचर में एडॉप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या मौजूदा बैंकिंग सिस्टम में हमें प्रॉब्लम, समस्याएं देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो इसका आप एनालिसिस आप खुद सोच के देखिए, करके देखिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक नई सभ्यता का निर्माण, बिल्डिंग अ न्यू सिविलाइजेशन। ये कह रहा है दिस इज अ मॉनेटरी एंड सेटलमेंट सिस्टम दैट बिलोंग्स टू नो नेशन। ये पूरी दुनिया के लिए एक सिंगल बैंक होगा, ये किसी कंट्री, किसी देश का बैंक नहीं होगा ये। ठीक है, ये पेमेंट मेथड होगा जो कि कभी फ्रोजन नहीं होगा, ना ही शटडाउन होगा। 24 घंटे सातों दिन चलेगा ये। और ये कोड में चलेगा ये पूरा सिस्टम। ओरिजिन इज बिल्डिंग अ फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो अभी जो मौजूदा बैंकिंग प्रणाली है, उसको ये रिप्लेस कर सकता है। ये इतना अल्टीमेट विजन और मिशन के साथ में ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये लॉन्च हुआ है, तो इसका बुनियाद क्या है? तो इसका बेस हम समझते हैं। एनुबिस चेन एंड LGNS फ्यूचर ऑफ Web3। इस प्रोजेक्ट में, ओरिजिन LGNS के प्रोजेक्ट में, LGNS जो है वो आज की डेट में कॉइन है, टोकन नहीं है। कॉइन और टोकन में आप अंतर समझिए। टोकन जो होता है वो दूसरे के ब्लॉकचेन में रन करता है, जबकि कॉइन का खुद का अपना ब्लॉकचेन होता है। और ये जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, हमारा एनुबिस ब्लॉकचेन, जिसको एनुबिस ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं,
ये इथेरियम का लेयर 1 ब्लॉकचेन है और लेयर 1 ब्लॉकचेन होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कोई मजाक नहीं है। इसको कोई कॉपी पेस्ट करके कोई प्रोजेक्ट को नहीं बना सकता। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस ब्लॉकचेन की? ये दुनिया में अलग क्यों है बाकी ब्लॉकचेन से? दोस्तों, एनोबिस जो है ये दुनिया का पहला प्राइवेसी फोकस्ड पब्लिक ब्लॉकचेन है। यानी कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी को बैलेंस करके रखा गया है और इसके इस फीचर की वजह से इसका मैसिव एडॉप्शन होगा पूरी दुनिया में। ये हर वर्ग के लोगों के लिए काम का रहेगा क्योंकि कारण ये है, एक तो इसका प्राइवेसी फीचर प्लस लेयर 1 का सेंट्रलाइज, मतलब लेयर 1 की सेफ्टी सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन मिल रहा है इसको। और एनुबिस चेन जो है ये प्राइमरी चॉइस बन सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े वेल्स यानी कि जो बहुत ज्यादा पैसा जिनके पास होता है उनके लिए भी, और ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है उनके लिए भी, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे जैसे लोग उनके लिए भी, और जितने भी बड़े बड़े वेब3 डेवलपर हैं जो नया अपना एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे उनके लिए भी। ये हर सेक्टर हर वर्ग के लिए ये ऐसा एक ब्लॉकचेन है जो कि समझ लीजिए, इस प्रोजेक्ट को अपना ऐसे समझिए कि जैसे इथेरियम ने जो दुनिया का भी तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन के उभरा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इथेरियम, ठीक है, ये उस लेवल का ब्लॉकचेन है यहाँ पर। और इसका जो विजन है इस प्रोजेक्ट का, ये बिटकॉइन लेवल का है। जैसे बिटकॉइन को गोल्ड को देखते हुए बनाया गया है, ओरिजिन एलजीएनएस को करेंसी को सामने रख के बनाया गया है। यानी कि बिटकॉइन गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है और हमारा ओरिजिन एलजीएनएस जो है वो करेंसी स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है। तो जैसे दुनिया में अभी करेंसी चल रहा है, करेंसी का जो लेन देन चल रहा है, वो करेंसी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बैंकिंग सिस्टम है, लोन आदान प्रदान है, कार्ड सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है वो हमारे ओरिजिन एलजीएनएस जो है उसमें मिलेगा और उसी से ये पूरी तरीके से ये इंस्पायर्ड है नॉर्मल बैंकिंग प्रणाली से। ठीक है। तो अब ये लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या होता है इसको आप समझिए। लेयर 1 ब्लॉकचेन में उदाहरण ले लीजिए कौन से ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन है, सोलाना लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ठीक है। लेयर 2 ब्लॉकचेन में आता है आपका पॉलीगॉन, और लेयर 3 में आते हैं जो गेमिंग वगैरह बनते हैं ब्लॉकचेन में की दुनिया में, एनएफटी या गेमिंग जो बनते हैं उस वो ब्लॉकचेन आते हैं। और लेयर 4 क्या होता है, जैसे हम जो बिटगेट वॉलेट यूज करते हैं या जो ये सब चीजें यूज करते हैं, है ना, वॉलेट है, ये चीजें हैं, ये लेयर 4 में आता है। तो लेयर 1 से लेयर 4 में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जितना फर्स्ट लेयर का प्रोजेक्ट होगा उतना ज्यादा वहां पर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, सेफ्टी और डिसेंट्रलाइजेशन मिलता है। जितना ऊपर का लेयर रहेगा वो सेमी डिसेंट्रलाइज होता चला जाता है और वहां पर सिक्योरिटी और सेफ्टी भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। तो हमारा जो सिस्टम है ये कितना मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, ये मैंने शॉर्ट में टेक्निकल टाइप का एक छोटा सा चीजें बताया मैंने। मेन इसको और डीप में समझेंगे हम हमारे सैटरडे के टेक्निकल सेशन में, है ना, वो स्पेशल, क्योंकि आज का एक ओवरऑल क्या प्रोजेक्ट है वो समझाने का हमारा मेन दिन है, प्लान प्रेजेंटेशन का डे है, ताकि आम आदमी को भी समझ में आ सके कि क्या है। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम बना रहा है जहां जो कि जिसकी जरूरत भी है आज दुनिया को। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? तो ये दिक्कतें किस टाइप की हैं? जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम इसकी बात करेंगे। तो आज की डेट में हमको क्या क्या फेस करना पड़ता है बैंकिंग सिस्टम से? जैसे खाता सीमा तय होता है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा का लेन देन करोगे तो आपको पैन कार्ड शो करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट फ्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपने अपना अकाउंट नंबर किसी को भेजा है और उस आदमी ने किसी ऐसे अकाउंट से आपको पैसा भेज दिया जो थोड़ा सा कुछ उसमें इशू है, बैंकिंग सेक्टर को कुछ वो क्या बोलना चाहिए, वो जो खाता नंबर है वो शक के दायरे पे, और वहां से आपको 200 रुपए भी ट्रांसफर हो गया आपके अकाउंट में,
और आपके अकाउंट में आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं और आपके अकाउंट में 20 लाख 25 लाख रुपए भी पड़े हैं, वो 200 रुपए का की वजह से आपका पूरा 20-25 लाख रुपए को होल्ड कर दिया जाएगा, फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट। फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस प्रोसेस में कभी-कभी 15 दिन से 1 महीना भी लग जाता है। इन सब चीजों फिर आप जवाब दोगे, सब चीज होगा, फिर वो बैंक वालों के हाथ में रहेगा आप पे कि आपका खाता को वो कब ठीक करेंगे। इस टाइप की दिक्कत हो जाती है कई बार। फिर बैंकिंग सेक्टर में नगद की सीमा है, मतलब कैश का लिमिट है। यहाँ आप आज कोई भी काम करिए, इंडिया में किसी भी कोने पे चले जाइए, 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है लीगली। 2 लाख से ज्यादा का अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो वो ऑनलाइन ही लेगा आपसे, कैश कैश नहीं लेगा आपसे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करने जाओगे सामने वाले पार्टी को, तो आपको सबसे पहले उसको लाभार्थी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। और बेनिफिशियरी ऐड करोगे आज और फिर पेमेंट करोगे 24 घंटे के बाद उसको, ये भी दिक्कत आती है। ठीक है, ऊपर से यहाँ कंसोलिडेशन चार्जेस के नाम से कुछ भी चार्जेस काट लेता है बैंक वाला। जैसे 10,000 या 12,000 का बैलेंस होना चाहिए आपके खाते में, उससे नीचे अगर मान लो आपका बैलेंस है 9,900 रुपए है आपके में बैलेंस, तो आपका कुछ पैसा कट जाएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, गरीबी में आप गुजारा कर रहे हो, बैंक में पैसे कहाँ से रखोगे ऐसे कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपकी गरीबी तो वैसी चल रही है, उसमें भी बैंक आपका और काट के ले जाएगा कि भैया तुम गरीब क्यों हो, फाइन भरो चलो बैंक को। ठीक है, उसके बाद अगर आपने नया नया बिजनेस चालू किया है और आपको मालूम नहीं है कि कैश का 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो आपको नोटिस आ जाएगा। मान लो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको 10 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो गया आपके अकाउंट में, तो आईटीआर का नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स ऑफिस से कि कारण बताइए कैसे इतना आपका आ गया करके। तो अब आप काम करोगे कि नोटिस का जवाब देते घूमते फिरोगे, ये वाली दिक्कत आ जाती। ऊपर से बिना चेतावनी आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। वीकेंड में बंद रहता है बैंक, सेकंड सैटरडे, थर्ड सेकंड सैटरडे बंद हो जाएगा, संडे को बंद रहेगा। कुछ फंक्शन, तीज त्योहार आया उसमें फिर से बंद हो जाएगा। इस टाइप की चीजें होती हैं। फिर इंटरनेशनल जो लेन देन है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, वो आप कर नहीं सकते। उसके लिए आपको अलग से बैंक में जाके एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर उसके पीछे में 4 और पेपर्स लगाने पड़ेंगे, दुनिया भर का डिटेल देना पड़ेगा। फिर बैंक तय करेगा आपको कि आप फॉरेन में कितना पैसा भेज सकते हो या मंगवा सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बैंक एक क्या है, एक बिजनेस है। बैंकिंग सिस्टम ये कोई सर्विस का सिस्टम नहीं है। तो इन सारी चीजें जो है, जो मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीजें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं होती है? रिएक्शन देके बता सकते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं? कॉमन है ये चीज तो अब आप बताइए, जो ओरिजिन एलजीएनएस है, आप लोग को क्या लगता है, क्या इसका ग्लोबल एडॉप्शन हो सकता है? क्या इसका यूज केस है? क्या भविष्य में ये प्रोडक्ट चलेगा? क्या लगता है आप लोगों को, इसके चांसेस है कि नहीं है? जी, चांसेस हैं, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज केस। यूज केस समझ में आ गया होगा, चल सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बात का डाउट होगा। क्या डाउट? कि भाई ऐसे कैसे करेंसी सिस्टम चेंज हो जाएगा? इतने साल से जमाने से नोट चल रहा है, कुछ भी बात कर रहे हो आप। तो अगर इसका जवाब इतिहास के पन्नों पे है। दोस्तों, जब जिस सिस्टम में प्रॉब्लम आया है उस सिस्टम के अगेंस्ट में कोई सॉल्यूशन आया है तो दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया है। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम का लेन देन चलता था, चीजों की अदला बदली। उस सिस्टम में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आया, दिक्कत आया, तो गोल्ड को से लेन देन चालू हुआ।
क्या प्रॉब्लम आया, कैसे लेन देन, इसके बारे में हम सैटरडे के टेक्निकल सेशन में बात कर लेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। अब गोल्ड में जब दिक्कत आना शुरू हुआ तो चाइना से ये चीज शुरू हुआ था सबसे पहले, कि वहां पर डिसाइड किया गया कि भाई एक काम करो, तुम अपना व्यापारियों को ऐसा बोला गया कि तुम अपना जो सोना है वो राजकीय खजाने में जमा करिए, बदले में हम आपको पेपर में लिख के देंगे और जाके आप व्यापार कीजिए। तो गोल्ड के अगेंस्ट में उनको पर्ची लिख के दिया जाता था, ऐसे करके पेपर मनी का जन्म हुआ। तो पेपर मनी का जन्म हुआ और उसके बाद टेक्नोलॉजी आया तो उसमें टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया। लेकिन 1970 1971 में क्या हुआ, जो गोल्ड का बैकअप रखा जाता था उस गोल्ड के बैकअप को हटा दिया गया यूएस के द्वारा, और यूएस ने घोषणा कर दिया कि भाई अब हम जो नोट छाप रहे हैं ना वही असली नोट है, उसी से सब काम चलेगा पूरी दुनिया में, अब हम गोल्ड का बैकअप नहीं रखेंगे। तो जब ये डिसाइड हुआ, ये डिसीजन हुआ, तो पिछले 55 सालों से पूरी दुनिया बिना गोल्ड के बैकअप के कागज के नोट पे चल रहा है, कागज के डॉलर पे। प्लास्टिक का भी नोट आता है तो कागज और प्लास्टिक में चल रहा है पूरा दुनिया करेंसी सिस्टम। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ दोस्तों, अब गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ गया है, वो कितना चाहे उतना पेपर छाप सकता है और उसको नोट घोषित करके काम कर सकता है। उसकी वजह से दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ी, ठीक है। और उसी की वजह से आज आप देखना, जो वॉर होती है दो कंट्रीज के बीच में, जिस वॉर को हफ्ते भर में खत्म हो जाना चाहिए पैसे के अभाव में, कि आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, ऐसे में काम कैसे चलेगा, तो जल्दी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सीज फायर कर देते हैं। तो आज की डेट में जो लड़ाइयां हैं, जैसे आप ये रशिया और यूक्रेन का वॉर देख लो, 5 साल 6 साल से चल रहा है। अभी यूएस ईरान और इराक भिड़ गए हैं आपस में, वो भी बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे लिए महंगाई बढ़ रहा है, लोगों को काम धंधा नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया में अभी ग्लोबल मंदी चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन सभी लोगों के पास में जो सबसे बड़ा पावर क्या है, इनके पास का जो नोट छापने का मशीन है और करेंसी सिस्टम है। तो अगर हमारे पास आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नाम का एक सिस्टम आ चुका है, तो उसको यूज करके एक करेंसी पेमेंट सिस्टम बनाया जा सकता है, और उस पेमेंट सिस्टम को अगर दुनिया एडॉप्ट कर लेती है तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम की जो मनमानी है उस पे लगाम लग जाएगा और दुनिया को एक नया पेमेंट सिस्टम का विकल्प मिल जाएगा, और ये सिस्टम जो है ये आने वाले सदियों तक चलेगा, ठीक है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैं आज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हमारा एलजीएनएस का विजन कुछ ऐसा है कि अगर एलजीएनएस को कोई एक पर्टिकुलर कंपनी मिंट करके चलाती, किसी एक पर्टिकुलर देश या किसी एक पर्टिकुलर जगह से मिंटिंग होके ये काम होता, तो किसी भी बड़े देश, या जैसे यूएस है या चाइना है या कोई भी बड़ा कंट्री, सेंट्रलाइज सिस्टम में जो पावर में बैठा इंसान है, वो इस पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकता था, खत्म कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो अपने दुश्मन को कैसे पलने दे सकते हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने दिमाग ये लगाया कि अगर एलजीएनएस दुनिया के पूरी पब्लिक है, पूरी जनता जनार्दन है, वो अगर मिंट करेगी और एलजीएनएस से मिंट होके हम कॉइन बनाएंगे, स्टेबल कॉइन है, जिससे कि हमारा पूरा ये करेंसी सिस्टम चलेगा, तो पूरी दुनिया के पब्लिक को ये बैन कैसे करेगी या उनको कैसे रोक पाएगी। तो इसलिए ये हर जेब में जो सिस्टम इन लोग बना रहे हैं कि मिंटिंग का सिस्टम है, उसके पीछे का कारण और लॉजिक ये है। और दूसरा एक और यहाँ पे सवाल आता होगा लोगों के दिमाग में कि एमएलएम सिस्टम यानी कि ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों एमएलएम का मतलब ही क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग या माउथ पब्लिसिटी वाला बिजनेस। तो क्रिप्टो करेंसी को, इस टाइप के प्रोजेक्ट को घर घर तक पहुंचाने का एमएलएम के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है क्या किसी के पास में? क्या इसको पेपर में, टीवी में ऐड देके चलाया जाएगा क्या?
या फिर कोई एक कंपनी इसका प्रचार करेगी। ये माउथ पब्लिसिटी, डोर टू डोर जाने का अगर बिजनेस है कि हर हर जेब में एवरीवन इज एन इशूअर, इसके प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है ये बात, एवरीवन इज एन इशूअर, यानी कि हर बंदा नोट छापेगा यहाँ पे। एक आम भाषा में मैं कहूँ तो सरकार ही क्यों नोट छापे, क्यों प्रिंट करे, जब आम जनता की ही एक करेंसी है तो पब्लिक जो है वो नोट प्रिंट करेगी ना भाई। तो इससे ज्यादा बड़ा और डिसेंट्रलाइजेशन क्या चाहिए। ठीक, तो ये सोच के इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऐसा डिजाइन किया है। तो अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाया किसने? दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 12 साल की मेहनत लगी है। उसके बाद इसको डिप्लॉय किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे एनओबी फाउंडेशन का हाथ है। ठीक है, और एनओबी फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े वेब3 इन्वेस्टर्स है, उनका टेक्निकल टीम और उनका पैसा लगा हुआ है। इनके पार्टनर्स है बाइनेंस लैब्स, एनिमोका ब्रांड, मॉर्गन फ्रेश, गेट वेंचर्स। ऐसे दिग्गज लोगों जो है वो इस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और 12 साल के रिसर्च के बाद में इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया गया है मार्च 2024 में। अभी इसको 2 साल 4 महीने हो चुके हैं। और दुनिया की जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी ऑडिट फर्म है सर्टिक, वो 24 घंटे सातों दिन इस प्रोजेक्ट पे नजर रखी है। ग्रेड ए वहां पर ये क्वालिफाइड है। और इसके जो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आर्मर लैब के द्वारा वेरीफाइड है। ठीक है, तो अब ओरिजिन एलजीएनएस पे मेन जो भरोसे की जो पॉइंट्स है वो क्या है? पहला है मजबूत रिसर्च और बैकबोन। एनओबी फाउंडेशन ने 12 साल की गहरी रिसर्च से ओरिजिन एलजीएनएस तैयार किया है। ठीक है, दूसरा इसका बड़ा और यूनिक यूज केस है। एलजीएनएस सिर्फ एक आम टोकन नहीं है, इसका यूज केस बहुत बड़ा है, अनोखा है और पूरी तरीके से यूनिक है। प्राइस मूवमेंट की समझ, इस प्रोजेक्ट में एएमएम टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। हम प्रोजेक्ट के लास्ट में प्राइस से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे और टोकन सेल बाय हो रहा है उससे रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे। ठीक है, इसमें एएमएम टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। सिस्टम की वजह से फिलहाल प्राइस नीचे जाता है जो कि मार्केट का स्वाभाविक हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे डायनेमिक एपीवाई सिस्टम लगा हुआ है जो हमको मिलता है, एपीवाई मिलता है, उसकी बात है। ये कभी ना खत्म होने वाला इकोसिस्टम है, फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों। पहला, ये प्रोजेक्ट एवरग्रीन फॉरएवर प्रोजेक्ट है, हमेशा रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, एपीवाई मिलता रहेगा, यानी कि टोकन की जो मिंटिंग है वो कम ज्यादा भले होगी लेकिन मिलता रहेगा, बंद नहीं होगा। और नंबर 3 पॉइंट है कि इसका $1 से बैकअप सेट है, ट्रेजरी बैकअप, जिसको यहाँ पे रिस्क फ्री वैल्यू कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे डॉलर, जैसे गोल्ड के अनुपात पे डॉलर प्रिंट होता था, वैसे यहाँ पर $1 के बदले में एक एलजीएनएस मिंट होता है। तो यहाँ पर हर एक एलजीएनएस के पीछे में $1 का बैकअप रखा गया है, रिजर्व बैकअप। ठीक है, तो $1 से प्राइस का जो नीचे वो नहीं जाएगा। तो अब मैंने आपको पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं? तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं दोस्तों। एक है कि आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने 10 या 20 हजार का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 10-20 हजार का इन्वेस्टमेंट को अगर आप कम से कम 4 साल होल्ड करके रख लोगे तो आपको करोड़ों का रिटर्न मिल सकता है। मैं अभी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन भी बताता हूँ आपको, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ रुपए बना के दे सकता है 4 साल में। एक तरीका ये है। ठीक है, एक बार लगा दो और कम से कम 4 साल होल्ड करो। ठीक, दूसरा तरीका ये है जिसको मैंने एपीएल योजना का नाम दिया है। इसमें आप हर महीने इनकम कर सकते हो और वेल्थ भी क्रिएट होगा इसमें।
इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का, तो आप उस पैसे का यहाँ पे टोकन खरीदिए और हर महीने जो एक्स्ट्रा टोकन मिंट होगा उसमें का 80% आप बेच दीजिए, 20% को वहीं छोड़ दीजिए ताकि आपका टोकन बढ़ता रहे। इस स्ट्रेटजी में आपका जो लागत का जो पैसा है वो 6-8 महीने में आपका रिटर्न मिल जाएगा अगर आप हर महीने विड्रॉल करते रहोगे तो। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये जो प्रोजेक्ट है हर महीने आप ऐसे करके अपना पैसा निकाल सकते हो। ये 2 तरीका है इन्वेस्टमेंट का। और तीसरा यहाँ पे एक और तरीका है कि अगर आप क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, जैसे हम स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एलआईसी एजेंट होते हैं, एलआईसी बेचने वाले, वैसी ओरिजिन एलजीएनएस में एलजीएनएस सेल करने वाले अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और अपने नीचे मतलब अपना कम्युनिटी बनाते हो, यहाँ पे डाओ कम्युनिटी बिल्डर कहते हैं इस बात को, तो अगर आप अपनी कम्युनिटी बनाते हो एलजीएनएस में तो आप यहाँ पर V1 से लेके V6 तक की रैंकिंग होती है जिसमें आप पर डे 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का कमा सकते हैं। और V1 जाने के लिए आपको 3 कम्युनिटी बना के उन तीनों कम्युनिटी में 50-50 लाख के एलजीएनएस स्टेक करवाने होंगे। वो आप 10-10 हजार रुपए के एलजीएनएस से कराओ, चाहे आप 2-2 लाख 5-5 लाख के एलजीएनएस का कराएं, तो आप ऐसे करके भी एक बड़ा इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में एक सेफ्टी गाइड दे दूं कि जब भी आपका जो वॉलेट है वॉलेट बनेगा तो उसमें जो प्राइवेट की रहते हैं 12 की, जो सीड फ्रेज जिसे कहते हैं, उसको एकदम हिसाब से कहीं पे नोट करके लिख करके रखिए अपने पास में। जैसे हम जमीन के पेपर्स या अपने मार्कशीट संभाल के रखते हैं वैसी फाइल बना के उसमें लिख के रखिए, मोबाइल में मत रखिए। ये सेफ्टी गाइडलाइन है, इसका पालन बिल्कुल करें। 2 मिनट का समय लगेगा, इसको अपने पास लिख के जरूर रखें। दूसरी बात ये कि ज्यादा लालच के चक्कर में कोई भी लिंक को टच कर देना या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देना, इस आदत को आप अपनी बदल लीजिए। आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन जाइए, ना कि एक सट्टेबाज वाला माइंडसेट वाला इन्वेस्टर। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल अप्रोच, प्रोफेशनल इन्वेस्टर जैसी बातें करोगे, आपको कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताने आएगा, तो जनरली क्या होता है, कोई आदमी कोई प्रोजेक्ट आपके पास लेके आया तो वो सीधा बताता है इतना लगाएगा तो इतना मिलेगा तेरे को। तो उससे आप सबसे पहला क्वेश्चन यही करो, इसका यूज केस क्या है ये बता मेरे को, ये प्रोडक्ट क्यों चल सकता है, इसका रियल रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है। तो आप अगर नॉलेज सही रखे हो तो सामने वाला पार्टी आपके सामने सरेंडर हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आपकी नॉलेज उससे ज्यादा है। और वो सही अगर बंदा है तो आपको उसको प्रोजेक्ट को सबसे पहले उसका यूज केस ही समझाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट आया है, ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में चल सकता है, क्यों, क्योंकि ये दुनिया का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वो ऐसे समझाएगा, कितना रिटर्न मिलेगा, काहे कैसे मिलेगा, वो लास्ट में बताएगा। ठीक है, तो अगर आप सही अप्रोच से चीजों को समझे होगे तो जो आपको प्लान बताने आएगा कोई दूसरे प्रोजेक्ट का भी, तो ना उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये विकास सर का सेशन अटेंड करता है लग रहा है करके। है ना, तो वो आप मतलब उतना काफी होगा उसके लिए। अब दूसरी बात ये कि जो भी मतलब सेफ्टी जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों, कुछ कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप 10,000 रुपए का टोकन आप खरीद लेते हैं, तो 10,000 टोकन आपके अभी आज की वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट राउंड फिगर 2.5 है। तो सपोज आपको 10,000 में
40 टोकन मिल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 साल का कैलकुलेशन, तो 40 टोकन अगर आपने खरीद लिया, छोटा सा बस इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे कर दिया, तो 1 साल में वो 40 टोकन आपके मिंट होके बढ़ेंगे और वो बढ़ के हो जाएंगे 356 और 2 साल में वो टोकन हो जाएगा 3175 यानी 3175। 3 साल में वो टोकन बढ़ के हो जाएंगे 28,322 और 4 साल में आपके वो टोकन हो जाएंगे 2.5 लाख से ज्यादा। ठीक है, 2,52,648। तो अगर आपके पास 40 टोकन, एक दिन आएगा 4 साल में 2.5 लाख टोकन आपके अगर हो जाते हैं, ठीक है, और आज का ही डॉलर का रेट रहा, तो आप $1 भी उस टाइम में इसका प्राइस रहा, तो आप सिर्फ 10,000 रुपए लगा के 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बना लोगे यहाँ पे, सिर्फ 10,000 रुपए लगा। ठीक है, और अगर 4 साल बाद प्रोजेक्ट का जो टोकन का प्राइस अगर 1,000 रुपए रहा, एक टोकन का प्राइस, तो आपकी इनकम तो फिर 25 करोड़ भी जा सकती है। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। दूसरा आप देखो, जो मैंने दूसरा एक योजना बताया, फॉर एग्जांपल आपने 1,000 टोकन स्टैक करा दिया, तो 1 महीने में ही वो आपका 1,000 टोकन 1197 हो जाएगा। तो 1197 यानी कि 1197 माइनस आपने 1,000 लिया था, तो यानी कि 197 एक्स्ट्रा टोकन आपको मिले। उसमें से हर महीने आप 80% टोकन सेल कर दो और 20% टोकन वहीं पे छोड़ दो, तो आपके जो 157 टोकन है अगर आप बेच दोगे, तो आपको लगभग 39-40,000 का इनकम हो गया। ठीक, और 157 माइनस 197 यानी कि और प्लस 1,000 जो टोकन था उसमें 40 टोकन और आपके ऐड हो जाएंगे, तो अगले महीने आपको टोकन जो है वो बढ़ के आएगा, तो 1244 आपको मिलेगा। तो पहले महीने आपको 197 मिला था, सेकंड मंथ आपको 204 मिलेगा, उसका आप 80% फिर बेच दीजिए। तो पहले महीने आपने 157 बेचा था, तो दूसरे महीने आप 163 सेल करोगे। तो ऐसे करके 80-20 फॉर्मूला में करते करते आप 6-7 महीने में आपने 1,000 टोकन लिया या आपने 10,000 टोकन लिया, आपका जो लगाया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका निकल जाएगा सिस्टम से, और फिर 80-20 करके हर महीने आप अपना टोकन सेल कर सकते हो आप। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ओके, तो ये था आज का दोस्तों पूरा प्रेजेंटेशन, और अब हम सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। Recording stopped. तो अब सवाल जवाब में हम आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि प्राइस को लेके कुछ चीजें मैं आप लोगों को